अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन और थोड़ा सा हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी डील करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जो टोटल एनर्जी और जो मोमेंटम होता है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम, वो तो हर तरह की कोलिजन, बेशक इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, हर तरह की कोलिजन में वो सेम रहता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कोई चीज इलास्टिक है या इनइलास्टिक कोलिजन अकर हुई है? उसको पता लगाने के लिए हमारे पास जो एक चीज आती है, बचती है, वो है काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलास्टिक वाले में तो कंजर्व रहती है लेकिन इनइलास्टिक में वो कंजर्व नहीं रहती। तो इसी के बारे में हम इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हाइल इनइलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग। ठीक है, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से कोई भी चीज थ्रो हुई है, वो उसी काइनेटिक एनर्जी से वापस अपनी जगह पे वापस नहीं गई। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ साउंड में, कुछ हीट में, कुछ लाइट में, मतलब डिफरेंट एनर्जीज में वो कन्वर्ट होगी। तो टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी, टोटल जितनी पहले थी उतनी टोटल बाद में भी रहेगी। मतलब साउंड वगैरह को भी हम कंसीडर तो कर ही नहीं है एनर्जी के तौर पे, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रही, काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आया। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन को चेक करने के लिए हम कौन सा वाला जो है डील कर रहे होते हैं, कौन सा वाले पैरामीटर को डील कर रहे होते हैं। वो पैरामीटर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो है ना, वो हमारे पास हर जगह सेम रहता है। तो इसकी मदद से हम पता नहीं लगा सकते कि कोई चीज इलास्टिक थी या इनइलास्टिक। तो पता लगाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को डील करना पड़ता है। आगे है इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में मतलब अगर हमने एक बॉल फेंकी है ना, तो जिस हाइट से वो बॉल फेंकी गई है ना, वापस उसी हाइट पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे गिरी थी, उसी के साथ वो वापस ऊपर आएगी। तो उसी अपनी हाइट पर वापस आ जाएगी वो। ठीक है, इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें, तो जिस हाइट से हम बॉल फेंकेंगे उसी हाइट से वो वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जब जमीन को टच किया था ना, तो तब ना जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो गिरी है उससे वापस नहीं आएगी। अभी देखो यहाँ पे सेम ही केस है कि अगर ये दो बॉल्स जो थी, मतलब ये वाली एक बॉल और ये वाली बॉल, ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, फिर जब ये आपस में टकराई है, यहाँ पे टक्कर हो गई इनकी, तो फिर इनकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो गई है। लेकिन अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस करें ना, मतलब सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास +5, डील करते हैं इसको, और इसको हम -2 कर लेते हैं। क्यों माइनस क्यों किया है? क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी है इसकी। अगर पहले वाले को प्लस लेंगे तो इस वाले को हमें माइनस डील करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, अगर पहले वाला इस तरफ जा रही है बॉल, हमने उसको प्लस ले लिया, तो दूसरी वाली बॉल इस तरफ जा रही है, तो हम साइन ऑपोजिट कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। तो सपोज ये वाला हमारे पास था +5 और ये हमारे पास थी इसकी जो वेलोसिटी से -2 थी। तो टोटल क्या बनती है? अगर इनकी टोटल पहले वेलोसिटी चेक करें तो वो बनती है काइनेटिक एनर्जी। सपोज काइनेटिक एनर्जी ही +5 और -2 थी, तो काइनेटिक एनर्जी चेक करें तो अब वो बन जाती है 3 जूल्स। अब इधर क्या हुआ? इधर इसकी -2 होगी और इसकी +5 होगी है। इंटरचेंजेबल थे, इंटर कन्वर्टेबल थे, तो उन्होंने बस वेलोसिटी चेंज की, क्योंकि आपको नजर आ ही रहा होगा तकरीबन सेम ही मैथ है दोनों का। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी अगर हम चेक करें तो वो 3 जॉल ही बनती है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी टोटल पहले थी उतनी ही बाद में बन रही है, काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं आ रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कोलिजन इलास्टिक थी। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें, साथ वाली कोलिजन की, कि पहले +3 काइनेटिक एनर्जी बनी थी टोटल, अभी जो है ना, अभी दोनों साथ ही जुड़ गए हैं और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ है कि जो +5 था ना, और जो -2 था, -2 की डायरेक्शन चेंज हो गई, वो भी +2 हो गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी इसकी +7 हो गया, +3 होने के बजाय। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, इसमें डायरेक्शंस ऑपोजिट ही रही है दोनों की। पहले ऐसे और ऐसे थी, अब ऐसे और ऐसे हो गया। मतलब रही तो ऑपोजिट ही है ना, एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना चल रही है अभी भी वो। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, उसमें डायरेक्शन सेम हो गई है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से साइन चेंज हो गया एक का। मतलब अगर ब्लू वाला है तो ब्लू की डायरेक्शन तो अभी भी वही रही है, और पर्पल वाले की पहले ऐसे थी, मतलब -2 था, उसकी भी डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो वो +2 हो गया। तो अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो +7 बन जाएगी। तो ये हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। वैसे तो मेरी एग्जांपल थोड़ी गलत होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल ज्यादा होती है और फाइनल कम होती है, क्योंकि वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है साथ ही। तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल गलत दी थी, लेकिन आप लोग को एक वो समझाना था फिनोमेना, आप लोग को समझ आ गया होगा। एग्जांपल थोड़ी सोचनी पड़ेगी इसकी, लेकिन अभी खैर हम आगे चलते हैं।
यहाँ पे एग्जांपल गलत कैसे हुई है कि इनिशियल हमारे पास +3 थी काइनेटिक एनर्जी और फाइनल हमारे पास +7 बन रही है, तो फाइनल हमेशा इनिशियल से कम बनती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। अगर हम आगे डील करते चले इसको, तो इलास्टिक कोलिजन अगर वन बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये देख लो जरा, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व्ड है और इसमें भी मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व्ड है, इन इलास्टिक में वो कंजर्व नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई नेट लॉस नहीं है काइनेटिक एनर्जी में तो वो इलास्टिक कोलिजन है, और अगर नेट लॉस है तो वो इलास्टिक कोलिजन। मतलब डिफरेंट तरीके से हमने इलास्टिक और इलास्टिक को ही डिफाइन किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो हम कह सकते हैं, कोई नेट लॉस नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी सेम रही है। मतलब डिफरेंट वर्ड्स को घुमा फिरा के बात एक ही है। फॉर्मूला हम चेक करते हैं इसका, तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर्मूला चेक करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, तो आता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। मतलब कि एक बॉडी हमारे पास m1 मास के साथ और वो v1 वेलोसिटी के साथ चल रही है, और एक बॉडी हमारे पास m2 मास के साथ वो v2 वेलोसिटी के साथ चल रही है, और वो दोनों आपस में टकराई हैं, और उसके बाद जो उनकी वेलोसिटी है वो चेंज होगी। v1 वाले की v1 डैश होगी वेलोसिटी और v2 वाले की v2 डैश होगी वेलोसिटी। लेकिन अगर हम सिस्टम में पहले टोटल मोमेंटम चेक करें, m1v1 पहले वाले का है और m2v2 दूसरे वाले का मोमेंटम है दूसरी बॉडी का, तो अगर हम पहले चेक करें सिस्टम में कि दोनों का मोमेंटम ऐड करें, और अगर हम सिस्टम के जो बाद वाला सिस्टम है उसमें दोनों का मोमेंटम ऐड करें, तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन में वैसे ऐसे तो मोमेंटम तो सेम ही रहता है, तो इसमें इतना खास घबराने की बात नहीं, मोमेंटम दोनों में सेम रहता है। फर्क आता है काइनेटिक एनर्जी में, उसको हम आगे डील करते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी पहले होती है ना, बाद में वही होती है, मतलब बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर होती है ना, मतलब सपोज दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी पहले थी कि काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी 1 डैश और 2 डैश हो गई है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एनर्जी जो है ना थर्मल और दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो इनिशियल थी ना वो फाइनल की काइनेटिक एनर्जीज में और फाइनल की और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, क्योंकि जितनी शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी ना, अब उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना वो बाकी एनर्जीज के तौर पे इस्तेमाल हुई है हमारे पास। तो जी ये वही आ गया हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम डील करते चले, तो के काइनेटिक एनर्जी बिफोर इलास्टिक कोलिजन हम कह सकते हैं हाफ mv² होता है ना, तो हाफ m1v1 का स्क्वायर है प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर है, और फाइनल हमारे पास v1 डैश हो जाएगा और v2 डैश हो जाएगा। मतलब ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप लोगों को समझना है, सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहता है हाफ mv², तो उसी को थोड़ा एक्सपैंड किया हुआ है। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें ना, तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लूज होती है, और हम कैसे पता चलते हैं कितना लूज हुई है, हम इनिशियल वाले में से फाइनल वाले को माइनस करते हैं। मतलब इनिशियल हमारे पास सपोज 30 जूल्स थी और फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है 20 जूल्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी एनर्जी लूज हुई है। हम 30 में से 20 को माइनस करेंगे, मतलब 10 जूल जो एनर्जी थी ना वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, मतलब हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें थी। बाकी ये हमारे पास था इलास्टिक कोलिजन का। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक जो कोलिजन है ना उसमें हमारे पास मोमेंटम भी सेम है। मैं बार बार एक ही बात क्यों कर रही हूँ, तो हमारे पास ये बात मैं बार बार इसलिए आप लोगों के साथ कर रही हूँ ताकि आप लोगों की बात जहन में बैठ जाए कि जो मोमेंटम है वो दोनों कोलिजन में कंजर्व्ड ही रहता है, बेशक इलास्टिक कोलिजन हो या बेशक इनइलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है। लेकिन फर्क आता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक होने में तो कंजर्व्ड रहती है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में वो कंजर्व्ड नहीं रह पाती बेचारी। आगे चलते हैं, हम इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें, तो इनइलास्टिक कोलिजन तो बस गई, हमने इतना सही पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन के बारे में। अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर एक बॉल जमीन पर गिरी है फिर वो वापस ऊपर आई है, या फिर दो बॉल्स आपस में टकराई हैं, तो अब उनकी वेलोसिटीज में क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे तो इस फॉर्मूले का काफी लंबी डेरिवेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आगे से इसकी पूरी डेरिवेशन है, तो इतनी आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारा सिंपल सा काम है, एम्प्टी कैट हम लोगों ने देना है, एक आसान सी बात है, तो उसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए।
डेरिवेशन अगर करनी हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी, वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान सी डेरिवेशन है उसकी भी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, हम उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें उस चीज़ पर जिसका हमने कोई मकसद ही नहीं, जिसका हमें फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला v1 मतलब फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी और सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी के फार्मूलाज है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी के फार्मूलाज है, इनिशियल वाली हमें फार्मूला में यूज करनी पड़ती है। तो जो v1 है, v1 डैश के तौर पे हम इसको डील कर रहे होते हैं, तो वो क्या है m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 v1 प्लस 2 m2। अच्छा चलो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। जो डिनोमिनेटर्स है ना उसमें हमेशा m1 प्लस m2 ही रहेगा, ये देखो, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में हमेशा m1 प्लस m2 ही रहेगा, और पहले v1 आएगा, v1 और फिर v2 आएगा। लीजिए पहले v1 आएगा फिर v2 आएगा, फर्क क्या पड़ा न्यूमरेटर्स में, ठीक है। तो जो v1 के साथ न्यूमरेटर है ना वो m1 माइनस m2 है, और v2 के साथ 2m2 है, ठीक है। v2 है तो m2 भी है। इसी तरह अगर हम दूसरे वाले में v2 डैश में फाइंड करें तो पहले हम लोगों ने v1 लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले v1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे v1 जो है ना वो हमेशा पहले ही रहेगा, तो v1 के साथ 2m1 आया पहले, ठीक है, और v2 के साथ m2 आया पहले, ठीक है, m2 माइनस m1। तो ये आप लोगों ने बस याद रखने का आसान तरीका है कि मैंने तो बस सिंपल याद रखा हो, तो बेशक कभी आपको देखे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि दो चार दफा आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ लगेगी कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला ये। तो डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, और पहले v1 लिखना है फिर v2 लिखना है, दरम्यान प्लस का साइन है ये, और ऊपर न्यूमरेटर्स आप थोड़ा सा देखो, पहले m1 माइनस m2 है और फिर m2 अच्छा हमेशा तरह इसको पढ़ो, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2, ठीक है। इस तरह अगर हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें सेकंड बॉडी की, तो वो है 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2 डैश, नहीं v2 सॉरी। तो ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है, याद बस करना है आप लोगों ने। इसको एक काम करना है आप लोगों ने, देखो बाकी सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, तो वो आपको समझाने से ही आ गया होगा, उसमें याद करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वाला मैं खुद कह रही हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, तो बजाय इसके कि आप उस वक्त एमटी कैट जाके फंस जाओ, तो दो तो फॉर्मूला से याद कर लो अच्छे से। तो देखो ये उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अच्छा ये फार्मूला जो है ना इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वाले फार्मूलाज एप्लीकेबल नहीं होते, सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं इलास्टिक कोलिजन के केस में हम डील कर रहे होंगे। तो अब देखो कि दो बॉडीज थी, एक ये है और एक ये हमारे पास, दोनों आपस में टकराई हैं, फिर दोनों टकराई हैं, फिर दोनों वापस गई हैं। तो ये जो वापस जाने वाली वेलोसिटी ने ये थी v1 डैश और v2 डैश, ठीक है। मतलब इसकी होगी ये फर्स्ट बॉडी तो v1 डैश, इसकी होगी हमारे पास v2 डैश, ये वो थी जो हमने ऊपर डील की है। तो ये a और b के तौर पे लिखा हुआ है, ये v1 और v2 ही, तो ये वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको दोबारा देख लेना तो और भी अच्छी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास b है, मैं कब से इसको b बना रही हूँ लेकिन ये b बनता नहीं है, देख लेना ये b है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास सारा कुछ लिखा हुआ है कौन सी किसकी मास है, तो इस फॉर्मूले का एक बार दोबारा आप लोग देख लेना। आगे हम डील करते हैं कहाँ पर थे हमने, यहाँ से छोड़ा था। हाँ एक और बात आती है हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में, वो आती है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो वैसे तो जरूरी नहीं था लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ना हम इस तरह के ई से डील करते हैं, और वो होता है रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं, एक और इसको यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ओवर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। मतलब पहले वो उन्होंने बॉल्स ने एक दूसरे को अप्रोच किया है, जिस स्पीड से वो अप्रोच करने आ रही थी वो, और फिर वो सेपरेट हो गई है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है ऐसे करने से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जब रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, और चूंकि ये इक्वल होगा तो रेस्टिट्यूशन का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 1 आएगा। तो ये देखो इलास्टिक कोलिजन में जो है ना हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्या रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन के लिए इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ है वो 1 है,
और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ना वो 1 से कम होता है। लेकिन अगर हम बोले कि कोई चीज परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब क्या है कि बॉल ऊपर से गिरी है जमीन पर, वापस बाउंस ही नहीं की, इतनी इन इलास्टिक था, इतना इन इलास्टिक था ये वाला कोलिजन कि बॉल वापस ही नहीं गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा। 0 कैसे होगा? आप देखो ना कि जो सपोज ये जो है ना सेपरेशन, नहीं सॉरी उल्टा नहीं लिखा, सीधे लिखा मैंने। हाँ, तो ये क्या होगा कि वापस वो गई नहीं है, तो जो ये बनेगी ना हमारे पास क्या बनेगी, इसको आप कुछ भी ऊपर लिख सकते हो, कुछ भी नीचे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी ना उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी वापस सेपरेशन की स्पीड थी ना वो 0 हो जाती है यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया। इसको हम करते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ओवर अप्रोच। हाँ, बात सही है, याद आ गया, शुक्र अल्लाह का। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ओवर अप्रोच। सेपरेशन क्या है? फाइनल ओवर इनिशियल होता है ना, तो सेपरेशन हमारे पास आएगी जो फाइनल वेलोसिटी ओवर इनिशियल, यानी कि जो अप्रोच की वेलोसिटी थी। तो अब देखो कि अब जो इनइलास्टिक कोलिजन जो मैंने बताया कि वो वापस ऊपर गई नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें सेपरेशन की जो रिलेटिव स्पीड है ना वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वापस गई नहीं है, सेपरेट हुई नहीं है, वो साथ ही इंक्लाइंड हो गई है। और अप्रोच की सपोज टू है 1/3 जो भी है, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। मैं आपको ये वाला एक दफा फॉर्मूला दोबारा भी सही से लिख देती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरे पिछले 2-3 मिनट के अल्फाज को जरा इग्नोर करें। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये आसान सी बात है, मैंने कंफ्यूज कर दी, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करनी। ऐसा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करने के, हमेशा हम डील करते हैं फाइनल वेलोसिटी ओवर इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटीज क्या, सेपरेशन वाली वेलोसिटीज है, और इनिशियल वेलोसिटीज अप्रोच की वेलोसिटीज है। बाकी हमारे पास ये सारी बातें आ जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गिवन है कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना सेपरेशन के टाइम, वही सॉरी जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना हमारे पास अप्रोच के टाइम, वही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेपरेशन के टाइम है। दोनों काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पहले और बाद की इक्वल है, तभी हम बोलेंगे कि जो हमारे पास कोलिजन है ना वो इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अ बॉल बाउंसिंग बैक टू योर हैंड आफ्टर यू थ्रो इट ऑन द ग्राउंड, मतलब आपने अपने हाथ से बॉल छोड़ी और वापस आपके हाथ में आई है। मतलब ज्यादातर ये टेनिस बॉल में देखा जाता है। अगर आपने टेनिस बॉल देखी हो तो छोटी सी बॉल होती है, वैसे वो इलास्टिक से भी ज्यादा किसी स्टेज पर होती है कि अगर आप बॉल फेंको तो वो उससे भी ऊपर चली जाती है। तो टेनिस बॉल की खैर एग्जाम्पल छोड़ते हैं, मार्बल बॉल को ले लेते हैं। अब हम इलास्टिक कोलिजन के कुछ केसेस को डील करते हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखे थे। बिलियर्ड बॉल्स जो है ना, मतलब अगर आप बिलियर्ड का आपने टेबल देखा हो तो उसके ऊपर जो बॉल्स पड़ी होती हैं 11 आई गेस होती हैं, तो उन बॉल्स को जब आप हिट करते हो तो अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की। इस तरह कोई मार्बल की फ्लोर और उस पर आप कोई बॉल फेंको तो वो अपनी जगह अपने वापस जगह पर आ जाएगी। दो एटम्स के दरमियान जो कोलिजन होती है वो भी परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि दो एटम्स के दरमियान जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। न्यूटन्स क्रेडल ये वाला होता है, ये जो ये नहीं होता ऐसे करके, यहाँ पे ढेर सारी बॉल्स लगी होती हैं, तो उनमें भी इलास्टिक कोलिजन है। मतलब यहाँ से हम एक बॉल को छोड़ते हैं और फिर यहाँ से एक खुद ही आगे चली जाती है, फिर 2 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है, फिर सारी हो जाती है। तो ये भी हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होता है कोलिजन। आगे हम इसके केसेस को डील करते हैं कि पहला केस है हमारे पास, ये मुझे रिटर्न मिल नहीं रहे थे तो मैंने बुक की ही फोटोज यहाँ पर लगा दी हैं, कि जब हमारे पास दो बॉडीज हैं और दोनों का मास इक्वल है। ठीक है, दोनों का मास इक्वल होने के बाद उनकी जो वेलोसिटीज है वो भी इक्वल है, और दोनों जा भी अच्छा उन दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है और वो कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने के बाद होगा क्या कि उनकी जो वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब जो पहले v1 की वेलोसिटी थी वो v2 की वेलोसिटी आ गई है, और डायरेक्शन जो मतलब सपोज ये हमारे पास दो बॉल्स हैं, चलो उसको दोबारा बनाते हैं। एक ये बॉल है, एक सेकेंड जरा, एक हमारे पास बॉल थी वो इधर जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड के साथ। एक ये बॉल है, ये भी इधर जा रही है, ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ, सॉरी इधर जा रही है। ठीक है,
2 मीटर पर सेकंड के साथ इधर जा रही है। फिर जब बॉल्स आपस में टकराएंगी, ये टकरा रही, उसके बाद होगा क्या कि अब क्या हुआ है कि जो इसकी वेलोसिटी थी ना वो इसने ले लिए, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसने ले ली। मतलब अब जो ये वाली बॉल थी ना, चलो सपोज ये वाली एक लाल बॉल थी और ये वाली हमारे पास ब्राउन बॉल थी, तो अब जो रेड वाली बॉल है ना वो 3 मीटर पर सेकंड के साथ चलना शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन, क्योंकि वो इधर आ रही है ना। और जो ये वाली बॉल है ब्राउन वाली बॉल, वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। मतलब उनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो गई है। या हम इसको किसी भी तरह से डील करते हैं, मतलब इसका मेन मकसद ये है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो गई है। और जो है ना, तब की बात है जब दोनों के मैसेज सेम थे। दूसरा केस है कि अगर दोनों के मैसेज सेम हो और एक बॉल रेस्ट पर पड़ी हो, तो अभी भी होगा क्या, इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी। मतलब जो बॉल रेस्ट पर पड़ी थी वो पहली वाली की वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी, और जो बॉल पहले किसी भी वेलोसिटी से मूव करके आ रही थी वो रेस्ट वाली जो वेलोसिटी है ना उसकी वेलोसिटी ले लेगी और खुद रेस्ट पर चली जाएगी। देखो होगा क्या यहाँ पर, जो केस 2 है ना, कि ये वाली जो हमारे पास है ना बॉल, ये रेस्ट पर पड़ी हुई है और ये वाली वेलोसिटी v1 से आ रही है। होगा क्या कि जो रेस्ट पर पड़ी थी ना वो अब इस वाली की वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएगी, और जो चल के आ रही थी वो 7 वाली की वेलोसिटी लेगी, और 7 वाली की वेलोसिटी कैसे 0, तो अब वो पहली वाली बॉल रेस्ट पर चली गई है। तो ये सिंपल से केसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम अगले केस की बात करते हैं, केस नंबर 3 की, कि जब हमारे पास एक काफी हैवी बॉडी हो, एक M2, ठीक है, और दूसरी वाली है M1, लेकिन जो हैवी वाली बॉडी है ना वो हमारे पास रेस्ट पर पड़ी हो, और कोई छोटी बॉडी जो है ना वो किसी भी स्पीड से आके टकराए हैवी बॉडी के साथ। तो आपको पता है कि अगर सपोज एक हमारे पास बॉल है, बास्केटबॉल सपोज, और सामने हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो रेस्ट पे है ना, काफी बड़ी मैच है लेकिन है तो रेस्ट पे, और जो बास्केटबॉल है ना वो हम लोगों ने बिल्डिंग पे मारी है किसी ना किसी वेलोसिटी से। तो अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए, मतलब बास्केटबॉल रुक जाए और बिल्डिंग चलने लग जाए या उड़ने लग जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो बिल्डिंग है ना उसमें मास आता है, उसका इनर्शिया आता है, तो वो अपोज करेगा। तो अपोज करने के साथ साथ वो अपना एक एक्सेसिव फोर्स भी लगाएगा। होगा क्या कि जो बास्केटबॉल थी ना वो बिल्डिंग को तो नहीं हिला सकी, लेकिन खुद ही वापस मुड़ जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी, और चलेगी भी कैसे, डबल स्पीड के साथ हमारी तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस था ये वाला। तीसरा केस है हमारे पास के अगर हमारे पास कोई, अच्छा नहीं सॉरी, जो बिल्डिंग वाला केस है ना उसमें एक बात गलत हो गई है। बिल्डिंग वाले केस में डबल वेलोसिटी के साथ नहीं आएगी। जिस वेलोसिटी के साथ आप फेंकोगे ना बास्केटबॉल को बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग तो नहीं हिलेगी लेकिन बास्केटबॉल उसी वेलोसिटी के साथ वापस आना शुरू हो जाएगी। अगले केस में डबल वाला केस आएगा। अगला केस क्या है कि एक बहुत बड़ी बॉडी है हमारे पास, मतलब सपोज एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग चल रही है। बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग ही चला लेते हैं, नहीं कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। हमारे पास एक ट्रक है और ट्रक चल रहा है, और ट्रक के सामने एक छोटा सा जो टॉय कार होती है ना जिसमें एक बंदा बैठ भी सकता है, वो वाली गाड़ी खड़ी है। तो ट्रक चलता चलता आएगा, गाड़ी 0 पे खड़ी है, मतलब रेस्ट पर खड़ी है। तो ये जो बड़ा सारा ट्रक है ना, एक सेकंड कोशिश करते हैं, ट्रक आ रहा है और ट्रक के आगे ना छोटी सी गाड़ी खड़ी है। तो ये ट्रक, गाड़ी रेस्ट पे है, गाड़ी की वेलोसिटी हमारे पास 0 है, लेकिन जो ट्रक है ना उसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 नहीं है, वो किसी भी वेलोसिटी v1 से आ रहा है, और गाड़ी की वेलोसिटी v2 थी जो कि 0 है। तो ट्रक क्या करेगा, ट्रक गाड़ी से टकराएगा तो ट्रक की वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, जबकि जो गाड़ी है ना वो डबल वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी। मतलब जो ट्रक की वेलोसिटी थी ना उसी की डबल वेलोसिटी से गाड़ी चलना शुरू कर देगी, गाड़ी ट्रक से काफी आगे निकल जाएगी। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि ऐसे ही एक सीन है ना कि गाड़ी को धक्का लगा ट्रक की तरफ से, तो जब हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं तो वो उसी स्पीड से नहीं चलता, मतलब वो थोड़े ज्यादा फोर्स से आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो सेम गोज हेयर, ट्रक ने गाड़ी को धक्का दिया है और गाड़ी ट्रक की डबल स्पीड से चलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये सिंपल से केसेस से कुछ इसके। अच्छा, अब इन केसेस को हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब हमारे पास, चलो हम सेकेंड केस डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, कि 2 मैसेज थी और एक की वेलोसिटी 0 थी और दूसरे किसी ना किसी वेलोसिटी से आ रहा था। तो हमने कैसे फाइंड किया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कहाँ से निकाली है, वो हमने इसी फॉर्मूले से निकाली जो हमने पहले देखा था फॉर्मूला। इसी को अगर हम देखें तो इसी में हम लोग सारी वैल्यूज जो है ना पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या थी कि जो m1 है ना
वो m2 के इक्वल है। सेकंड केस जो था जो m1 की वेलोसिटी है वो v1 है और m2 की जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो हम इसी में सब पुट करते हैं, v1 डैश पहले फाइंड करते हैं, मतलब अब जो फर्स्ट बॉडी थी वो किस तरह से मूव करेगी वो देखते हैं हम। तो m1 और m2, अब आपको पता चल गया कि m1 इज इक्वल टू m2, तो दोनों को हम m भी लिख सकते हैं। तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, m माइनस m ओवर m प्लस m, और v1 क्या है हमारे पास, वो v1 ही है, प्लस 2m v2 ओवर m प्लस m। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारे पास सारा हो जाएगा 0, क्योंकि m माइनस m हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी क्या बचा, 2m v2 ओवर m1 m प्लस m, तो ये हो जाएगा 2m ओवर m v2, तो ये कट हो जाएगा, तो 2v2 है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि ये वाली जो है ना हमारे पास डबल स्पीड से वापस मूव करना शुरू कर गई है। तो हमारे पास क्या आया, v1 डैश जो है ना इज इक्वल टू 2v2, और हमें पता है कि 2v2 सॉरी नीचे आएगा, और हमें पता है कि जो v2 है ना हमारे पास 0 था इस केस में, तो v1 डैश जो है ना वो 0 हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने सेकंड केस में यही देखा था कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है और दूसरी उसको कोलाइड करती है आकर, तो पहली वाली रेस्ट पर चली जाएगी, देखो ये, और दूसरी वाली अब दूसरी वाली का हम फाइंड करते हैं, मतलब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। दूसरी वाली का फाइंड करते हैं, तो दोबारा लिख देते हैं एक दफा सारा कुछ। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, v1 इज इक्वल टू v1 ही लिख देते हैं, और v2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2m1 तो हम m ही पुट करेंगे, 2m ओवर m1 m प्लस m पुट करते हैं। v1 जो है ना वो v1 ही है, v सपोज पुट कर लेते हैं इसको, चलो 1 ही लगा लेते हैं, प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m, और v2 है 0। तो ये तो m माइनस m जो है ना वो 0 हो जाएगा, तो ये सारा कुछ कट गया। तो आगे क्या आएगा हमारे पास, 2m ओवर m ओवर 2m हो जाएगा, m प्लस m 2m हो जाएगा v1, 2m कैंसिल हो गया। तो अब v2 डैश की जो वेलोसिटी है ना वो v1 की इक्वल आ जाएगी। हमारे पास रिजल्ट आए कि जो v1 डैश है ना उसकी वेलोसिटी अब 0 हो जाएगी, और v2 डैश जो है ना वो जो वेलोसिटी है ना वो v1 की इक्वल आ जाएगी। मतलब पहले v1 जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, अब दूसरी वाली बॉडी उस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और पहली वाली वेलोसिटी रेस्ट पर आ चुकी है। तो ये आसान सा फिनोमेना था इसका। इसी के साथ हमारा ये वाला तो खत्म हो गया, इलास्टिक कोलिजन वाला। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ये है इलास्टिक कोलिजन का, लेकिन मुश्किल नहीं है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। अल्लाह हाफिज।